वेलकम बैक गाइस, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको कंसाइनमेंट अकाउंट वाला चैप्टर उसका थ्योरेटिकल पोर्शन आज कराने जा रहा हूं, जो कि सीए फाउंडेशन और बीकॉम के स्टूडेंट्स के कोर्स का पार्ट है। गाइज, आपने इसके प्रैक्टिकल्स करने की बहुत कोशिश करी होगी या कर रहे हो, या बिल्कुल ज़ीरो से ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो मेरे साथ। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब तक आप इस चैप्टर का या रादर किसी भी चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं पढ़ोगे, इग्नोर करोगे, तो आपको सॉल्व करने में, प्रैक्टिकल सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन, इसके बाद आपको मैं प्रैक्टिकल्स भी कराऊंगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट से। सबसे पहले कंसाइन होता क्या? टू कंसाइन मीन्स टू सेंड। कंसाइन का मतलब सेंड करना। सो इन अकाउंटिंग द टर्म कंसाइनमेंट अकाउंट मीन्स account relates to the account dealing with the situation when one person or firm send goods to another person or firm on the basis that goods will be sold on behalf of and at the risk of the former। ठीक है जी। द फॉलोइंग शुड बी नोटेड केयरफुली। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे ए व्यक्ति है और उसने बी को सेंड किए हैं गुड्स, तो ये क्या बन गया? कंसाइनर। और ये कौन है? कंसाइनी। इसको गुड्स मिले हैं, इसने सेंड किए हैं, ही सेंडर, और ये रिसीवर ऑफ गुड्स। ठीक है जी। मतलब क्या हुआ? ही इज गोइंग टू सेल गुड्स, ही इज गोइंग टू सेल goods on his behalf, on his behalf। ठीक है जी, ये समझ लग गया? इसके बिहाफ पे वो सेल करेगा और उसके बदले में इसको कमीशन मिलेगी। ये कंसाइनमेंट अकाउंट है। ये कंसाइनमेंट में एक्चुअल में यही सारा कुछ होता है। अंडरस्टैंड? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द फॉलोइंग शुड बी नोटेड केयरफुली। द पार्टी विच सेंड्स गुड्स कंसाइनर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। द पार्टी to whom goods are sent consignee is called agent। So the ownership of the goods, the property in goods remain with the consignor। वो प्रॉपर्टी की ऑनरशिप कंसाइनर के साथ ही रहती है। द एजेंट मतलब जो कंसाइनी है डजेंट बिकम द ऑनर इवन दो गुड्स आर इन पोजेशन। चाहे गुड्स इसकी पोजेशन में है पर वो ऑनर नहीं बनेगा। ऑनर यही रहता है, ये सिर्फ सेल करेगा ऑन हिज बिहाफ। ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है। ठीक है जी। ऑन सेल ऑफ कोर्स द बायर विल बिकम द ऑनर। और जब सेल हो जाता है, जब ये गुड सेल करेगा किसी एक्स वाई जेड व्यक्ति को, तो ये ऑनर बन जाएगा गुड्स का। ये ऑनर तब भी नहीं बनेगा क्योंकि इसने गुड्स बेचे हैं इनको ऑन हिज बिहाफ। ठीक है जी। तो अब जब गुड्स बिक जाएंगे तब ही विल बिकम द ऑनर, तब ए भी ऑनर नहीं रहेगा गुड्स का। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये है उसके कस्टमर्स। राइट हो? ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। द कंसाइनर डजंट सेंड एन इनवॉइस टू कंसाइनी। कोई उसको बिल नहीं भेजता। कंसाइनर कंसाइनी को कोई बिल नहीं भेजता। ही सेंड्स ओनली ए परफॉर्मा इनवॉइस। वो एक परफॉर्मा इनवॉइस मतलब इनवॉइस जैसा एक डॉक्यूमेंट भेजता है। अ स्टेटमेंट दैट लुक्स लाइक एन इनवॉइस बट इज नॉट रियली वन। पर वो इनवॉइस नहीं होता। द ऑब्जेक्ट ऑफ द परफॉर्मा इनवॉइस इज ओनली टू कन्वे इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन कंसाइनी को देने के लिए होता है रिगार्डिंग पर्टिकुलर्स ऑफ द गुड्स सेंड, कि कितनी गुड्स भेजी हैं, सेंड की हैं, उसकी क्वांटिटी, उसका वेट, उसका कलर, उसका शेप, उसका साइज क्या है, उसका रेट क्या होगा, उसके टैक्सेस क्या होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी उस परफॉर्मा इनवॉइस में। ठीक है। यूजली द कंसाइनी रिकवर्स फ्रॉम द कंसाइनर ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम ऑन द कंसाइनमेंट। ज़्यादातर क्या होता है, जो कंसाइनी है जो भी खर्चा वो करता है वो कंसाइनर से रिकवर कर लेता है। बट इन दिस हाउवर कैन बी चेंज्ड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। बट इसके अलावा अगर वो कुछ और खुद बियर करेगा खर्चा, या वो किस तरीके से खर्चे का हिसाब किताब रखेंगे, ये दोनों पार्टीज के एग्रीमेंट में भी निर्भर करता है। सो इट इज़ यूजुअल फॉर द कंसाइनी टू गिव एन एडवांस टू द कंसाइनर। ये यूजुअल होता है कंसाइनी के लिए कि वो एडवांस में पेमेंट करे कंसाइनर को इन द फॉर्म ऑफ कैश और बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट द सेल प्रोसीड ऑफ द गुड्स। ये एडजस्ट कर दिया जाता है सेल प्रोसीड ऑफ गुड्स में। फॉर एग्जाम्पल, ए जैसे प्रिंसिपल है, बी उसका एजेंट है। बी कौन है? एजेंट, जिसको कि हम कंसाइनी बोल रहे हैं, ठीक है जी। और ये है प्रिंसिपल और कंसाइनर, ठीक है गाइज। तो इसने मान लो ₹2,00,000 इसको भेज दिया एडवांस के लिए। बाद में उसने जो सेल की, मान लो ₹2,20,000 की सेल की, तो अब इसने इसको सिर्फ 20,000 ही और भेजना है, ठीक है जी। ये कंडीशन या ये एग्रीमेंट भी इन दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है। फॉर हिज वर्क कंसाइनी रिसीव्स ए कमीशन कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ ग्रॉस सेल। तो जैसा कि इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, वो ग्रॉस सेल पे जितनी भी सेल उसने की है, फॉर एग्जांपल इस केस में 2,20,000 हमने एग्जांपल ली थी, उस पर उसकी कमीशन कैलकुलेट हो जाएगी। एंड पीरियोडिकली द कंसाइनी एंड्स टू द कंसाइनर सेंड्स टू द कंसाइनर अ स्टेटमेंट कॉल्ड अकाउंट सेल। तो उसको अकाउंट सेल्स बोलते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि अकाउंट सेल क्या होता है, ठीक है। एक स्टेटमेंट जिसमें वो सारी डिटेल्स उसको भेजता है। फर्म यूजुअली लाइक टू एसरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ईच कंसाइनमेंट और कंसाइनमेंट्स टू ईच कंसाइनी। वो जो फर्म होती है, मतलब जो कंसाइनर होता है, वो हर कंसाइनमेंट का प्रॉफिट या लॉस जानना चाहता है, या टोटल कंसाइनमेंट्स उसने जितनी भेजी हैं अपने कंसाइनीज को, उसका इकट्ठा या अलग अलग भी बनाना चाहता है वो, ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट रिलेट्स टू अकाउंट डीलिंग विद सच बिजनेस where one person send goods to another person on the basis of that such goods be sold on the behalf of the risk of the farmer। तो ये हमारी समरी पूरी बन गई जो भी हमने पिछले 2 पेजेस में पढ़ा है। तो अब हम बात करेंगे कि कंसाइनमेंट में और सेल में फ़र्क क्या होता है। गाइस, कंसाइनमेंट और सेल का फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। कंसाइनमेंट में ऑनरशिप ऑफ द गुड्स rests with the consignor till the time they are sold by the consignee, no matter the goods are transferred to the consignee। जब तक कि वो कंसाइनी के पास से बिक नहीं जाते, तब तक ऑनरशिप किसके पास रहती है? कंसाइनर के पास, चाहे सामान कंसाइनी के पास ही पड़ा हो, ठीक है। द ऑनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर, ठीक है गाइस। दूसरा, द कंसाइनी कैन रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू द कंसाइनर। कंसाइनी क्या कर सकता है? रिटर्न कर सकता है गुड्स को टू द कंसाइनर। सो द गुड्स सोल्ड आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बायर एंड कैन रिटर्न ओनली इफ द सेलर एग्रीज। और तभी वो रिटर्न कर सकता है जब सेलर एग्री हो। और कंसाइनर बियर्स द लॉस ऑफ गुड्स हेल्ड विद द कंसाइनी। कंसाइनर लॉस बियर करता है, जो भी लॉस होता है बियर करता है लॉस को, ठीक है। सो इट इज द बायर हु विल बियर द लॉस। ये खरीदने वाला लॉस बियर करता है आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ठीक है जी। और फोर्थ है, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड द कंसाइनी इज दैट ऑफ द प्रिंसिपल एजेंट। और इसमें सेल में क्या रिलेशनशिप रहता है? सेलर एंड बायर का, लाइक क्रेडिटर एंड डेटर। Expenses made by the consignee to receive the goods is borne by the consignor unless there is an agreement. Expenses incurred by the buyer are to be borne by the seller itself after the transfer of goods। ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन कमीशन एंड डिस्काउंट। सबसे पहले कमीशन की बात करेंगे। Commission may be defined as remuneration of the employee's agent relating to services performed in connection with the sales, purchase, collection से related होती है and is usually based on percentage। किस पे बेस्ड होगी? परसेंटेज पे। कैलकुलेट किस पे की जाती है? ज़्यादातर परसेंटेज में की जाती है। सो द टर्म डिस्काउंट रेफर्स टू एनी रिडक्शन और रिबेट अलाउड एंड इज यूज टू एक्सप्रेस अलाउंस गिवन फॉर द सेटलमेंट ऑफ ए डेट बिफोर इट इज ड्यू, दैट इज कैश डिस्काउंट। उसको क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट, ठीक है जी। सो कमीशन अर्नड इज अकाउंटेड फॉर एन इनकम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो कमीशन अर्न किया वो इनकम के फॉर्म में लिखी जाएगी, और यदि कमीशन पे किया तो वो एक्सपेंस के फॉर्म में लिखा जाएगा। और क्वाइट ऑब्वियस, दूसरी तरफ भी जब डिस्काउंट रिसीव किया जाता है
वो क्या होगा, इनकम, और जब डिस्काउंट पे किया जाएगा तो उसको फर्म के लिए क्या माना जाता है, एक्सपेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन की, उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है और वो इवेंट्स कौन सी हैं जो कंसाइनर की बुक्स में रिकॉर्ड की जाती हैं। फॉर एसरटेनिंग प्रॉफिट एंड और लॉस एनी ट्रांजैक्शन देयर इज वन गोल्डन रूल, ओपन एन अकाउंट इन द ट्रांजैक्शन, open an account of the transactions for the transactions. Number 1, put down the cost of goods and other expenses incurred to be incurred on the debit side. उसको expenses को और cost of goods sold को किस में लिखना है, डेबिट साइड में, कंसाइनमेंट अकाउंट जो आपने खोलना है। उसके बाद enter the sale proceed as also the cost of goods remain unsold on the right hand side of the credit side. credit side ठीक है जी, क्रेडिट साइड में चला जाएगा हमारा सेल्स, और अनसोल्ड स्टॉक किसमें दिखाएंगे हम, क्रेडिट साइड में, जो कि राइट हैंड साइड होती है। ठीक है जी। और उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ टू साइड्स विल रिवील प्रॉफिट या लॉस, और दोनों का डिफरेंस ही तो बताएगा कि वो प्रॉफिट है या लॉस है। देयर इज अ प्रॉफिट इफ क्रेडिट साइड इज मोर एंड देयर इज लॉस इफ डेबिट साइड इज मोर। So the consignor often dispatch goods to the various consignees and he would be interested to ascertain profit or loss from each consignment separately. Therefore, a separate consignment account has to be prepared for each consignment. For consignment account is a nominal cum, each consignment account जो होता है वो nominal और personal account होता है, nominal and पर्सनल अकाउंट होता है, एंड कॉन्स्टिट्यूट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन टू विच इट इज रिलेटेड। सो कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल कम पर्सनल अकाउंट होता है और वो कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस टू विच इट इज रिलेटेड। राइट गाइस? चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके। द कंसाइनर रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन हिज बुक्स। सो कंसाइनर मतलब प्रिंसिपल की बुक्स में कैसे एंट्री होगी। पहली एंट्री कौन सी है, व्हेन गुड्स आर कंसाइंड और डिस्पैच्ड टू कंसाइनी, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और दूसरा एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनर, और क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर, बैंक और कैश। ठीक है जी। और तीसरा फॉर एडवांस इज रिसीव्ड फ्रॉम द कंसाइनी, बैंक और कैश अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। और चौथा ऑन रिसीट ऑफ अकाउंट सेल्स फ्रॉम द कंसाइनी, वो क्या है, फॉर सेल प्रोसीड्स वो क्या आएगा, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। एंड फॉर एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कंसाइनी, उसकी क्या एंट्री होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट को हम बच्चों डेबिट कर देंगे टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। राइट गाइज? तो स्टूडेंट्स ये जो एंट्रीज हैं मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि कोई भी जब एंट्रीज आप ऐसे करने लगो या कोई भी चीज़ नई आप सीख रहे हो तो आप टेक्नोलॉजी के ज़माने में पढ़ रहे हो। ठीक है जी। आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी। चलिए आपको अगर लग रहा है कि आपको कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप स्लो कर लीजिए, पॉज कर लीजिए। ठीक है। चलिए गाइस तो हम आगे बात करते हैं 5 नंबर ट्रांजैक्शन की। कैश, चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल रिसीवल, मतलब कोई भी इनमें से रिसीव फ्रॉम कंसाइनी। कैश और बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट या बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट में जब उससे पैसा मिलता है। और यदि बैड डेट होते हैं फॉर अकाउंटिंग, द अकाउंटिंग एंट्री फॉर बैड डेट्स विल डिपेंड ऑन वेदर डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेड टू कंसाइनी or not. So when del creditor commission is not paid to the consignee, consignment account debited to consignee's personal account. When del creditor commission is paid to the consignee, तब क्या एंट्री होती है, no entry is recorded as bad debt to be borne by the consignee. No entry is recorded as bad debt to be borne by the consignee. फॉर गुड्स टेकन ओवर बाय द कंसाइनी, गुड्स टेकन ओवर बाय द कंसाइनी में कैसे आएगा, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। राइट गाइज? और उसके बाद जो 7th एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, फॉर द गुड्स टेकन ओवर बाय द कंसाइनी। तो कंसाइनी के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट। राइट गाइज?
अगर कंसाइनी खुद कुछ गुड्स लेके चला जाता है तो हर बार नहीं ये होगा, कभी कभार यदि वो गुड्स खुद लेके गया तो कंसाइनी के पर्सनल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। तो चलिए, फॉर अनसोल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक, अनसोल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक का क्या करेंगे, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। एंड फॉर कमीशन पेबल टू कंसाइनी, और कमीशन पेबल को क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है जी, कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट ऐसे रिवील करेगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इधर आएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नेचुरली ये तो आपको पता ही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे को कि ये डेबिट साइड होती है। ठीक है, ये तो अब बड़े हो चुके हैं अब आपको पता ही है सारा कुछ। तो गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट टू कैश एक्सपेंसेस टू बिल रिसीवेबल टू कंसाइनी एक्सपेंसेस कमीशन P&L में बैलेंसिंग फिगर चली जाएगी, बाय कंसाइनी सेल्स, बाय अनसोल्ड स्टॉक एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ों से आपका प्रॉफिट आ जाएगा और अगर लॉस आएगा तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, ये जानबूझ के मैंने बहुत सारी चीज़ों को नहीं लिखा क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ रहे हो, तो बेसिक सी एंट्रीज ही मैंने इसमें लिखी हैं कि पहले सामान भेजा, खर्चा किया, सेल हुआ, स्टॉक बच गया, मतलब जिसको अनसोल्ड स्टॉक है, ये बिल रिसीवेबल उसे रिसीव हुआ। ठीक है जी, और ये एक्सपेंसेस और कमीशन उसको पे कर दी, दैट्स इट। ओके जी, और ये कंसाइनी, ये क्या किया हमने, उसको फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लिया। राइट गाइस, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि कमीशन को कैसे इसका कंसिडर करेंगे इस केस में। सो कमीशन जो होगा, कमीशन इज द रेम्यूनरेशन पेड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी फॉर द सर्विसेज रेंडर टू द फॉर्मर for selling the consigned goods. These types of commission can be provided by the consigner to the consignee as per the agreement either simultaneously or in isolation. So जो कमीशन होती है वो एक तरह का उसकी इनकम है। ठीक है, उसकी रेम्यूनरेशन है, उसने जो सर्विसेज दी हैं कंसाइनर को, उसके बदले में उसको जो मेहनताना उसको मिल रहा है उसको कमीशन बोलेंगे। तो कमीशन 3 तरह की हो सकती है, वो अकेले भी मिल सकती है और दोनों तीनों को इकट्ठा करके भी उसको पे की जा सकती है। ठीक है जी, तो कमीशन की 3 टाइप्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन कौन सी है, ऑर्डिनरी कमीशन, द टर्म कमीशन, सिंपली जो कमीशन होती है वो ऑर्डिनरी कमीशन ही मिली जाएगी। जब हम कहा ना कि कमीशन दी है तो इसका मतलब उसको ऑर्डिनरी कमीशन ही दी है। सो इट इज बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस सेल। से ₹4 लाख की उसने मंथ की सेल की तो उसका 5% अगर रेट है तो उसके हिसाब से 20,000 की उसकी कमीशन बन गई। राइट गाइस, proceed made by the consignee, it is given by the consigner regardless of whether the consignee is making credit sale or not. This type of commission doesn't give any protection to the consigner from bad debts and is provided on total sale, और total sale पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी, डेल क्रेडिटर कमीशन टू इंक्रीज सेल, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये थ्योरी में भी आता है, टू इंक्रीज द सेल एंड टू इनकरेज द कंसाइनी टू मेक क्रेडिट सेल। The consigner provides an additional commission generally known as del creditor commission. This additional commission when provided to the consignee gives protection to the consigner against the bad debt. मतलब ये bad debts को कवर करने के लिए, मतलब मैं दोबारा बता दूं, this commission, additional commission when provided to the consignee gives protection to the consigner against bad debts. In other words, after providing the del creditor commission, bad debts are no more the loss of the consigner. अब उसने जब उसको कमीशन दे दी तो bad debt उसका लॉस नहीं है, अब कंसाइनर का bad debt अब कंसाइनी को ही झेलने हैं। ठीक है, it is calculated on total sale unless there is an agreement between the consigner and the consignee to provide it on credit sale only. ठीक है जी, सो ज़्यादातर ये किस पे दी जाती है, क्रेडिट सेल। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट, जब तक इनमें ये एग्रीमेंट नहीं है कि क्रेडिट सेल पे भी मिलेगी, सिर्फ क्रेडिट सेल पे। ये ऑर्डिनरी कमीशन के अलावा भी हो सकती है ना, इसलिए क्रेडिट सेल पे उसको अलग से कमीशन मिल सकती है। ये ओवरराइडिंग कमीशन, सो इट इज़ एन एक्स्ट्रा कमीशन अलाउड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी
to promote sales at a higher price than specified or encourage the consignee to put hard work into introducing a new product in the market। तो ये ऑर्डिनरी कमीशन के अलावा एक्स्ट्रा कमीशन है कि ज़्यादा रेट पे बेचो या नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के वक्त आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगी। सो डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द टोटल सेल और ऑन द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल एंड सेल एट इनवॉइस प्राइस और एट द स्पेसिफाइड प्राइस। तो इनके डिफरेंस पे भी हो सकता है कि एक्चुअल सेल प्राइस 100 था, आपने 110 का भी बेच दिया, ठीक है, तो 10 रुपये पे जो आपको एक्स्ट्रा मिल रही है वो गया ओवर राइडिंग कमीशन। In order to encourage the consignee to earn higher margin, it can also be in the form of share of additional profits made by the consignee on the sale of goods। ये additional profit जो उसने consignee ने की है उस पर भी कैलकुलेट हो सकता है। राइट गाइस, चलिए अब है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। द प्रिंसिपल इज दैट इन्वेंट्रीज शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑब्लिक नेट रिलायबल वैल्यू विच एवर इज लेस द सेम प्रिंसिपल एज इज प्रैक्टाइज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। और ये फाइनल अकाउंट्स के लिए यही प्रिंसिपल बच्चों फॉलो किया जाता है, विच एवर इज लेस वाला। ये तो आप क्लास +1 से करते आ रहे हैं हम, ठीक है। इन केस ऑफ कंसाइनमेंट, cost means not only the cost of goods as such to the consignor but also all expenses incurred till goods reach the premises of the consignee। मतलब जब तक कि premises उसके consignee के गोडाउन तक, उसकी प्रीमाइजेस तक सामान पहुंच नहीं जाता, तब तक के सारे खर्चे भी ऐड किए जाएंगे कंसाइनर के। सच एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं? पैकेजिंग के, फ्रेट के, कार्टेज के, इंश्योरेंस के, ट्रांजिट इंश्योरेंस इन ट्रांजिट रास्ते के इंश्योरेंस के, ऑक्ट्रॉय, इंपोर्ट ड्यूटी एटसेट्रा। बट एक्सपेंसेस इंकर्ड आफ्टर द गुड्स हैज बीन रीच द कंसाइनीज गोडाउन सच एज गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन, डिलीवरी चार्जेस, सेलमैन की सैलरीज आर नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ परचेज। ये कॉस्ट ऑफ परचेज का पार्ट नहीं है, इसलिए कॉस्ट वैल्यूएशन में इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते फॉर वैल्यूइंग इन्वेंट्रीज ऑन हैंड या इन हैंड, ठीक है जी। दैट इज वाई इन्वेंट्रीज हैज बीन वैल्यूड इग्नोरिंग गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस। गोडाउन रेंट और जो इंश्योरेंस है गोडाउन की उसको इग्नोर किए बिना ही होते हैं, ठीक है जी। सो इफ द एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ द इन्वेंट्रीज ऑन हैंड इज लोअर देन द कॉस्ट, द इन्वेंट्रीज शुड बी वैल्यूड एट एक्सपेक्टेड नेट सेलिंग प्राइस ओनली, दैट इज एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस डिलीवरी एक्सपेंसेस, ठीक है जी। तो कम वाला रेट ही हमें लेना होता है, ठीक है गाइस। चलें आगे, चलें। तो अब है कैलकुलेशन ऑफ गुड्स एट इनवॉइस्ड एट अबव कॉस्ट। तो कई बार जो कंसाइनर है वो अबव कॉस्ट से ज़्यादा वैल्यू की पे उसको गुड्स सेंड करता है, तब क्या होता है? समटाइम्स द परफॉर्मा इनवॉइस इज मेड आउट एट ए वैल्यू हायर देन द कॉस्ट एंड एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर आर मेड आउट ऑन दैट बेसिस। Even the inventories remain unsold will initially be valued on the basis of the invoice price. It must be remembered, however, that the profit or loss can be ascertained only if sale proceeds, inventories in hand valued on cost basis is compared with the cost of goods concerned together with expenses. Hence, if entries are first made on invoice basis, the effect of loading must be removed by the additional entries. ओके जी, समझ लग गया बेटे, ठीक है। तो अब है सिंपल कि कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कैसे किया जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक में हम ऐड करेंगे प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। ऑल एक्सपेंसेस उसके ऐड कर लिए जाएंगे और क्या किया जाएगा? प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, ऑल एक्सपेंसेस टिल गुड्स रीच हिज प्रीमाइसेस। और तो ये हमारा बन जाएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। समझ लग गया गाइस? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट नॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है और एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो गाइस हम बात करते हैं पहले नॉर्मल लॉस की। इन सम इफ सम लॉस इज अनअवॉइडेबल इट वुड बी स्प्रेड ओवर द एंटायर कंसाइनमेंट व्हाइल वैल्यूइंग इन्वेंट्रीज। The total cost plus expenses incurred should be divided by the quantity available after the normal loss to ascertain the cost per unit।
फॉर एग्जाम्पल सपोज 100 किलो के एप्पल भेजे हैं, उसने कंसाइंड किए हैं टू होलसेलर, कॉस्ट है उसकी 3 रुपये पर केजी की, प्लस 400 रुपये का उसने खर्चा किया है। सो इट इज़ कंसिडर्ड अ लॉस ऑफ 15%। 15% का नॉर्मल लॉस है कि इतना लॉस हो ही जाता है, विच इज़ अनअवॉइडेबल, ये पता है उस ट्रेड में। द कॉस्ट पर यूनिट विल बी, उसकी केस में कितना आएगा, ठीक है, 3 रुपये को 1000 से मल्टीप्लाई करो उसके रेट से, 1000 को बचे 3 से मल्टीप्लाई करो 3000, प्लस 400 3400, ठीक है, और उसके बाद 15% लॉस के बाद 1000 का 15% लॉस काटने के बाद कितना बच गया, 850। तो वो रेट पर यूनिट अब कितना कहलाया जाएगा, 4 रुपये। सो द स्टॉक इज, अगर स्टॉक बच गया आपका 100 रुपये का, 100 केजी स्टॉक बच जाता है, तो 3400 रुपये को 100 बटे 850 करके 400 रुपये कॉस्ट की वैल्यू और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है जी, समझ लग गया बेटे। 1000 रुपये का सामान था, 3 रुपये से मल्टीप्लाई करके 3000 की कॉस्ट होगी, प्लस 400 रुपया ऐड कर दिया तो टोटल कितना आ गया, 3400। 3400 ये आ गया। पर केजी रेट निकालने के लिए नॉर्मल सर्कमस्टांसिस तो डिवाइडेड बाय 1000 ही करना था, बट 15% अनअवॉइडेबल लॉस होने की वजह से वो उसमें से 15% माइनस कर देंगे, तो 850 से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट कितना आया अब, 4 रुपये पर केजी। और अगर स्टॉक 100 किलो बच गया उसके पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, किसी एक पर्टिकुलर डेट को, तो वैल्यू कैसे निकलेगी, 400 आएगी उसकी। वो किस तरीके से, 3400 रुपये, 100 रुपया पूरा टोटल कॉस्ट है, इंटू 100 बटे 850, 400 रुपये उसकी कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट आएगा एबनॉर्मल लॉस। सो एबनॉर्मल लॉस कैसे आएगा गाइज, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, losses which are accidental in nature or which can be avoided are called abnormal loss. Value of abnormal loss must be deducted from total cost to find out actual and comparative profit. ठीक है गाइज, ये क्या आएगा, abnormal loss। अब कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस कैसे किया जाएगा, अब क्या कौन सा टॉपिक करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। गाइज वो कैसे आएगा, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द सेम वे एज द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक विच इज स्टेटेड बिलो। वो कैसे आएगा, पहले कॉस्ट ले लेनी है उसकी जो कि नेट एक्सपेक्टेड सेल प्राइस है, इफ इट इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, जो भी लेस होगा दोनों में से वो ले लिया जाएगा, और उसमें हमें ऐड क्या करने हैं, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, और उसके बाद ऐड क्या करने हैं, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, और क्या आ जाएगा ये वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, और उसमें लेस क्या करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम, उसमें क्या करेंगे हम, लेस इंश्योरेंस क्लेम और नेट एबनॉर्मल लॉस, और उसको क्या बोलेंगे, नेट एबनॉर्मल लॉस। ठीक है गाइस, तो चलिए हम इसको छोटे से नोट्स के फॉर्म में मैंने आपको नीचे हाईलाइट कर देता हूं कि अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट टू किसको क्रेडिट किया जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को, और अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है इज क्रेडिटेड टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस ऑफ एबनॉर्मल लॉस ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा, P&L को। ठीक है गाइस, और चौथा, इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी आर नॉट इंक्लूडेड, उसमें कंसाइनी के एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस गिवन बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर, कि जो कंसाइनी ने एडवांस भेजा है कंसाइनर को उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। So guys, if advance payment made by the consignee at the time of delivery for the goods consigned, it is adjusted against the amount due by the consignee on account of goods sold. But if advance payment is made by the consignee as security against the goods consigned to him, then the full amount is not adjusted if goods are not fully sold. जब पूरी goods नहीं सोल्ड की जाएंगी, सोल्ड नहीं होती, तो सारा अमाउंट एडजस्ट नहीं किया जाएगा। Proportionate security in respect of the unsold stock is to be carry forward, और वो proportionate अमाउंट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा टिल तक वो सारी गुड्स नहीं बिक जाती। राइट गाइस, अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रिटर्न ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी, कि उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। गुड्स कैन बी रिटर्न्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम and goods are returned due to various reasons such as poor quality, destroyed in transit, etc. Or see, such goods are valued at the same price at which it is consigned to them.
सेम प्राइस पे ही वापस जाएंगी। एक्सपेंसेस ऑन रिटर्निंग सच गुड्स आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल वैल्यूइंग स्टॉक, एज सच एक्सपेंसेस आर नॉट इंकर टू ब्रिंग द गुड्स इन ए सेलेबल कंडीशन। ठीक है जी, क्योंकि वो सेल करने के पर्पज से नहीं किए गए थे खर्चा। ठीक है जी, यस। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे उभर के आ रहा है, वो है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का डिफरेंस। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए कि नॉर्मल और एबनॉर्मल में फ़र्क क्या है। सो इट अकर्स ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ द गुड्स। ये उस गुड्स की नेचर जो ही ऐसी है कि उसमें होगा ही होगा, लीकेज, इवेपोरेशन, लॉस ऑफ पेरिशेबल गुड्स। ठीक है जी, ये होता ही होता है कुछ प्रोडक्ट्स में। ठीक है, और एबनॉर्मल लॉस है, इट अकर्स मेनली बिकॉज ऑफ अनफोर्सिन इवेंट, एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल क्लाइमेटी आ गई, इसकी वजह से। और उधर दूसरा क्या है, normal loss is not accounted immediately and is loaded on the remaining goods, and abnormal loss is accounted for immediately in the P&L account. उसके बाद तीसरा क्या है बेटे, as normal loss is added to cost of remaining goods, it impact GDP, ये GDP को impact करता है, and abnormal loss doesn't impact GP, सॉरी ये मैं GDP GDP नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट है, ये हमारे नॉर्मल लॉस एडेड का हमारी कॉस्ट को करता है और ये हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है, और ये एबनॉर्मल लॉस ग्रॉस प्रॉफिट को इम्पैक्ट नहीं करता गाइस। ओके, इंश्योरेंस कंपनीज जनरली डोंट कवर नॉर्मल लॉस। इंश्योरेंस कंपनीज जनरली क्या होता है, वो नॉर्मल लॉस को कवर नहीं करती, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू इंकर्ड ऑन सच कंसाइनमेंट ऑन और स्टोरेज ऑफ गुड्स। ये एक्सपेक्टेड है कि ये तो होता ही होता है लॉस, और इंश्योरेंस इज जनरली अवेलेबल फॉर एबनॉर्मल लॉसेज। एबनॉर्मल लॉसेज के लिए इंश्योरेंस होती ही है। ठीक है जी, रादर यूँ कहिए कि इंश्योरेंस का मतलब ही एबनॉर्मलिटी को कवर करने के लिए। ठीक है जी, तो उसके बाद नॉर्मल लॉस इज ऑलमोस्ट सर्टेन, हाउएवर इट मे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड एबनॉर्मल लॉस इज बिकम बिकॉज ऑफ अनफोर्सिन इवेंट विच इज़ नॉट सर्टन। जैसे कोई नेचुरल क्लाइमेटी आ जाना, ये कोई अनफोर्सीन ही है ना, ये कोई डिज़ाइन करके तो प्लान करके तो कोई नहीं रखता कि बाढ़ आ जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा। ठीक है जी, राइट हो। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अकाउंट सेल्स क्या होता है। तो गाइज अकाउंट सेल्स में, अकाउंट सेल इज ए पीरियोडिकल समरी स्टेटमेंट सेंट बाय अ कंसाइनी टू द कंसाइनर। कंसाइनी जो पूरे अपने हिसाब किताब बना के उसको बेचता है, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंट सेल। तो जनरल भाषा में तो हम उसको क्या बोलेंगे, अकाउंट सेल। तो अकाउंट सेल में क्या क्या चीज़ें, इट कंटेन्स द डिटेल रिगार्डिंग सेल मेड, एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, उसके बाद कमीशन अर्न्ड, उसके बाद अनसोल्ड इन्वेंट्रीज लेफ्ट विद द कंसाइनी, और उसके बाद एडवांस्ड पेमेंट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिटेड विद द कंसाइनर एंड द एक्सटेंट टू विच इट हैज़ बीन adjusted and the balance payment due or remitted. It is a summary statement and is different from sale account. ये सेल अकाउंट नहीं होता, ये अकाउंट सेल है कि जो भी उसने सेल किया, जो सारा लेखा जोखा, जो पैसे का हिसाब है, कितना स्टॉक बचा, कितना खर्चा किया, ये सारा कुछ बना के उसको भेजा जाता है कंसाइनर को, एजेंट के द्वारा, कंसाइनी के द्वारा। सो अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, consignee is not concerned when goods are consigned to him or when the consigner incur expenses. ठीक है जी, he is concerned only when he sends an advance to the consigner. वो तभी उसका कंसर्न आता है जब उसने एडवांस पेमेंट की है, मेक अ सेल एंड इंकर एक्सपेंसेस ऑन द कंसाइनमेंट एंड अर्न्स हिज कमीशन। तो ये चीज़ें उसके नोट करने वाली हैं। ठीक है, he debits credits the consigner for all these items। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए उसको डेबिट या क्रेडिट करता है एज द केस में भी। तो फॉलोइंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। एजेंट की बुक्स में जो एंट्रीज होंगी वो कैसी होंगी गाइस, पहले है और मेकिंग सेल्स, कैश, बैंक, डेटर्स टू कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट। दूसरा फॉर एक्सपेंसेस इंकर्ड एंड हिज कमीशन, कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तीसरी एंट्री क्या है, फॉर एडवांस पेमेंट टू कंसाइनर, कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिटेड अगेन टू बैंक। और चौथा फॉर रिकॉर्डिंग बैड डेट्स टू कस्टमर। पांचवा फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट अलाउड, कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट, और व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड, कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट। तब वो बैड डेट से इसके कमीशन के साथ इसको ऑफसेट कर देगा।
राइट गाइस। चलिए उसके बाद हम इसके लास्ट टॉपिक पे आए अब, एडवांस बाय द कंसाइनी वर्सेस सिक्योरिटी अगेंस्ट द कंसाइनमेंट। So generally the consigner insists the consignee by some advance payment for the goods consigned at the time of delivery of goods. The advance payment is adjusted in full against the amount due by the consignee on account of the goods sold. और अगर advance money deposited by the consignee is in form of the security deposit, हालांकि ये मैंने आपको पहले भी करवाया लेकिन फिर भी एक बार आपको ये दोबारा समझा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे उस अमाउंट को एडजस्ट करना है। इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स द गुड्स असाइंड कंसाइंड देन द फुल अमाउंट इज नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ देयर इज एनी अनसोल्ड इन्वेंट्री लेफ्ट विद द कंसाइनी। ठीक है गाइस, इन दैट केस proportionate security in respect of unsold stock is carried forward till the time the respective goods held with the consignees are sold। तब तक वो उसके पास ही रहेगी जब तक उसके वो गुड्स सोल्ड नहीं हो जाते। हालांकि ये टॉपिक मैं आपको पहले भी करवाया है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको दोबारा अंडरस्टैंड कर लीजिए आप। ठीक है गाइस, तो गाइस इसी के साथ ये इसका सारा जो टॉपिक है थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसके अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है जी। तो फिर करेंगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर और इसके मैं प्रैक्टिकल्स भी आपको करवाता रहूँगा। ओके जी, डन।